मेरी AIR 92 आई थी एंड मैंने वेबसाइट को बार बार जाकर के चेक किया कि सच में यही लिखा है एंड अपने दोस्त से भी कंफर्म किया। सोचो पूरे 500 बच्चों में से केवल 2 लोग, जिसमें से कि मैं एक था। एंड इसके लिए मैंने अपना कॉलेज भी सोच लिया था, जिसका नाम था। कमेंट सेक्शन में एक सवाल रहता था कि भैया आपकी इतनी अच्छी रैंक पर भी आपने ग्वालियर क्यों चूज किया। सर रीजन यही था। एंड मैं लिटरली अपने घर लौटते समय रोता था कि मैं किस जगह फंस गया। सब निकले, सब कुछ किया, सब कुछ जो मैं कर सकता था अपनी लाइफ। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो वो भी मेरे सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि वो भी चाहते थे। तुम्हारी क्लास में या कोचिंग में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो कि लास्ट बेंच पे बैठ के बस अपने ख्यालों में खोया रहता होगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है, एकदम इंट्रोवर्ट। ना तो कोई उसको अच्छे से जानता है, ना उसके दोस्त हैं। याद रखना तो दूर, उसका एग्जिस्टेंस केवल अटेंडेंस रजिस्टर तक होता है। अगर तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर हिम। बिकॉज अपनी क्लास में वो बच्चा मैं ही था, वही पार्थ गोयल जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज डॉक्टर पार्थ गोयल बोल के बुलाते हैं, इन सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। 9th क्लास के एंड तक मैं बिलो एवरेज बच्चा था। ना तो मेरे मार्क्स आते थे, ना मैं लोगों से ज्यादा बातचीत करता था। मेरे घर पर कोचिंग को बुरा माना जाता था और मेरे पापा कहते थे कि जितने मार्क्स तुम्हारे स्कूल और सेल्फ स्टडी से आ रहे हैं उतने बहुत हैं, और की जरूरत नहीं है। मुझे साइंस और मैथ्स हमेशा से ही बचपन से अच्छी लगती थी, बट समहाउ मैथ्स मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी। व्हेन आई वाज इन क्लास 7th मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था एंड धीरे धीरे सक्सेसिवली हर क्लास में उसका डर मेरे लिए बढ़ता गया। जब मैं 10th में आया तो ड्यू टू माय बुआ मुझे एक अच्छी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया गया था, जहाँ पर जाके मुझे एक्चुअल समझ में आया कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है एंड किस तरीके से पढ़ा जाता है। एंड फिर मेरा धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। 10th में मैंने चीजें बहुत जल्दी से पकड़ी। मैं क्लास में सबसे पहले आंसर देता था एंड टीचर्स मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे थे। मैंने 10th में बहुत लग कर पढ़ाई करी एंड मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था जब SA1 में, मतलब कि हमारे अफिलिएट एग्जाम्स में 10th के, मेरे मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 आए। मैंने पूरी क्लास में टॉप किया एंड मेरी आंसर शीट एज अ गाइड बनी। एंड जिस दिन मैं PTM में गया अपनी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी का अच्छे से वेलकम किया गया, बहुत रिस्पेक्ट से उनसे साथ बात करी गई, उनकी तारीफ करी गई एंड मेरी आंसर शीट को हर पेरेंट्स को दिखाया जा रहा था कि देखो इस तरीके से मार्क्स लाए जाते हैं फुल आउट ऑफ फुल, क्योंकि हमारे क्लास टीचर मैथ्स के थे। अब देखो इन सब का रीजन मेन ये था क्योंकि मैं एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ता था, मैं खुद के लिए पढ़ता था, मुझे खुद उसमें इंटरेस्ट आता था। मैंने अपने 10th में डिसाइड कर लिया था कि मैं फिजिक्स या मैथ्स में से कोई सब्जेक्ट लूंगा और बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। मैं नए नए इन्वेंशंस करूंगा एंड इसके लिए मैंने अपना कॉलेज भी सोच लिया था, जिसका नाम था IISc बेंगलोर, जो कि इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने 10th में अपनी लाइफ बदल दी। 10th में मैंने NTSC क्लियर किया, जो कि बहुत सिलेक्टेड बच्चे क्लियर कर पाते हैं। साथ ही साथ में बड़ी कोचिंग जैसे कि आकाश, एलन, फिटजी, इनकी मुझे फ्री कोचिंग मिली। पता है कोचिंग मुझे फ्री में पढ़ाने को तैयार थे 11th एंड 12th के लिए। नीट JEE कोई भी स्ट्रीम में चूज करता उसमें, क्योंकि मैंने इनके स्कॉलरशिप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मैं फिटजी के एग्जाम में ग्वालियर में नंबर बनाया था अपनी सिटी के अंदर एंड आकाश के एग्जाम में मेरी AIR 92 आई थी, जिसमें कि मुझे 10,000 कैश अवार्ड भी मिला था। बट अब आती मेरी क्लास 11 की शुरुआत और मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात, जो मेरी लाइफ के अंदर सबसे पहला झटका था। मेरे सारे टीचर्स का कहना था कि तुम PCM में जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एनालिटिकल है और तुम बायो के इतने सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नहीं झेल पाओगे। ये बात मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर ने बोली, जिन्होंने मेरे अंदर IIT क्रैक करने का पोटेंशियल देखा था। मैंने भी अपने अंदर सपने पाल लिए थे JEE एडवांस में AIR 1 लाने का, बट जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब मेरे पापा का कहना था कि तुम डॉक्टर बनो, क्योंकि डॉक्टर कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता एंड साथ ही साथ में डॉक्टर कहीं भी बैठ के काम कर सकता है, चाहे वो गाँव हो चाहे वो फॉरेन हो। एंड मेरे पापा हमेशा मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं एंड अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो ऑब्वियसली ग्वालियर मेरे लिए नहीं बचेगा एंड मुझे मुंबई, दिल्ली इस तरीके से सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूं एंड साथ में डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो एक नोबल प्रोफेशन भी है। साथ ही साथ में वो हेल्थ के डोमेन में कुछ ऐसे काम करना चाहते थे जो आज तक इंडिया में नहीं हुए, जिसमें उनको मेरी जरूरत पड़ने वाली थी। एंड हेंस उन्होंने मुझे ये तक बोल दिया था कि तुम एक बार MBBS कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। अब देखो मैं तो ठहरा 10th क्लास का 14 साल का बच्चा, मैं अगर उनके अगेंस्ट भी जाता तो मैं क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने उनके कहने से PCB ले लिया एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी क्लास 11th की। अब PCB तो ले लिया, लेकिन जो IISc बेंगलोर का जो सपना था वो अभी भी बरकरार था एंड जो उस बिल्डिंग की फोटो थी वो अभी भी मेरे दिमाग के अंदर फिट थी। मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई और जैसे ही कोचिंग में मैंने बायोलॉजी एज अ फुल फ्लैश सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया, मेरा तो दिमाग ही फिर गया। मैं था एनालिटिकल बंदा जिसको नंबर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आता था एंड बायोलॉजी बिल्कुल अपोजिट सब्जेक्ट था। बायो, वो भी क्लास 11th की, वो भी टॉपिक्स जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वो भी एक बड़ी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट जिसमें भर भर के इन्फॉर्मेशन दी है एंड एनिमल किंगडम को 2 महीने पढ़ाया जा रहा है। तुम समझ ही सकते हो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पर। एंड मैं लिटरली अपने घर लौटते समय रोता था सड़क पे चलते चलते कि मैं किस जगह फंस गया हूँ। मैं बायो में जितना जरूरत रट्टा मारना होता उतना रट्टा भी नहीं मार पा रहा था, जिस वजह से मेरे कोचिंग में मार्क्स भी गिरते जा रहे थे। सोचो 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा टॉप कर रहा था अब वो टॉपर्स के आसपास भी नहीं है। मेरे कोचिंग में सारे बच्चे गॉसिप करते थे कि ये देखो ये बंदा जो 10th क्लास में टॉपर बंदा घूमता था, इसकी तो हवा निकल गई है। जब मैं देखता था कि AITS का रिजल्ट आ रहा है और मेरी रैंक
टॉप 10 के अंदर भी नहीं है, टॉप 15 के अंदर भी नहीं है, जो पहले फर्स्ट सेकंड हुआ करती थी, तो मेरा दिल पूरा चूर चूर हो जाता था। ये सब चीजें मुझे सोचने में मजबूर कर देती थी कि शायद मेरा गलत डिसीजन था बायो लेने का, एंड अब मैं इसमें फंस चुका हूँ। अगर मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं खुद सेटिस्फाइड भी होता एंड टॉप भी मार रहा होता हर एग्जाम के अंदर। बाद में मुझे समझ में आया कि हमारे कोचिंग वाले बायोलॉजी को कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा रहे थे, जो कि जरूरत ही नहीं नीट के लिए, एंड मैं फालतू ही एनिमल किंगडम में ट्रूमैन पढ़ के पीएचडी करने की कोशिश कर रहा था। नीट की बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इनफ है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ता था, उसकी डेप्थ तक जाता था, एंड फिर मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली एग्जाम में बढ़ते गए एंड मैंने मॉड्यूल्स पढ़ना छोड़ दिया। उस दौरान 11th स्टैंडर्ड में मेरा केवीपीवाई का एग्जाम होता है, जो कि इजीएस्ट वे होता है किसी भी रिसर्च कॉलेज में जाने का, स्पेशली आईएससी बैंगलोर एंड बाकी सारे आईआईएससीआरस। अब आईएससी बैंगलोर के लिए मेरे टाइम पे कट ऑफ था 200 EIR-ish, एंड मेरी केवीपीवाई एसएम है जो कि क्लास 11 में होता है, उसमें EIR आते हैं 486। तो मुझे समझ में आ गया था कि इस बार तो मैं आईएससी में नहीं जा पाऊंगा थ्रू दिस पेपर, बट मैं 12th में जरूर कोशिश करूंगा, एंड मैं काफी करीब आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे कोचिंग से केवल 2 लोगों ने वो एग्जाम निकाला था। सोचो, पूरे 500 बच्चों में से केवल 2 लोग, जिसमें से कि मैं एक था, क्योंकि इस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट आते थे एंड बाकी सब लोग मैथ्स में सन्नाटे थे। अब ऐसे करके मेरी 11th एंड हुई। मेरे 11th का रिजल्ट अच्छा था, कोचिंग में भी एंड स्कूल में भी। लेकिन इसके बाद मुझे दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा, जो कि मेरे लिए झेल पाना बहुत मुश्किल था। 12th के स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि आईआईएससी बैंगलोर, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था, वहां पर जाने के लिए पीसीएम होना कंपलसरी है, भले ही तुम्हारे पास बायोलॉजी हो या ना हो। मतलब तुम कितने भी मार्क्स लाओ, अगर तुम्हारे पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो तुम उस कॉलेज में जा ही नहीं सकते। उस दिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मानो कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं बिल्कुल नंब पड़ गया, एंड मैंने वेबसाइट को बार बार जाकर के चेक किया कि सच में यही लिखा है, एंड अपने दोस्त से भी कंफर्म किया, एंड वहां पर यही लिखा था साफ शब्दों में। मतलब सोचो कि जिस कॉलेज का तुम ड्रीम देख रहे हो पिछले 1 साल से, उसमें तुम जा ही नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में। कितना डरावना है ये। मैं उस पूरे दिन बस बैठ के कुर्सी पे रोता रहा, एंड मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो वो भी मेरे सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, एंड उनके लिए तो ये अच्छी चीज थी। वो मुझे पहले ही क्लियर कर रहे थे कि मैं तुम्हें वैसे भी नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाता है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनने के बाद जो तुम्हें करना है वो करना है। और ऐसे मेरा दिमाग पूरी से खराब हो चुका था, एंड मैं बहुत दिनों तक पढ़ नहीं पाया। मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया था, एंड मैं दिन भर बस रोता रहता था, खाना नहीं खाता था, एंड मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मुझे यही समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, जब मेरे सपने सच ही नहीं होने वाले तो मैं सब कर क्यों रहा हूँ। और यहाँ पर आई मेरी मम्मी। मेरी मम्मी ने मुझे संभाला और मुझे बताया कि अगर तुम हार ही मान जाओगे तो ना तो तुम डॉक्टर बन पाओगे, ना तुम साइंटिस्ट बन पाओगे। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, तुम्हें बस उसे फाइंड आउट करना होता है। एंड फिर मैंने एक क्रेजी चीज सोची। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लास 12th में मैथ्स ले लूं। मैंने इंटरनेट पर जाकर बहुत सर्च किया, एंड सब जगह लिखा था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट कुछ बहुत कम चांसेस हैं कि तुम ये चीज कर सकते हो। फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि वो स्कूल में बात करें कि मैथ्स क्या पॉसिबल है 12th में लेना। एंड फिर कुछ बातचीत के बाद मैं स्कूल गया, एंड वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल सर से मुलाकात करी। मुझे स्कूल वालों को ये समझाने बहुत टाइम लग गया कि मुझे मैथ्स से फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल एजुकेशन से मैथ्स चाहिए। आखिर भला कोई पागल होगा ही क्यों जो ईजी से हार्ड स्ट्रीम चूज करेगा। फिर मैंने उनको पूरी बात समझाई, एंड उनसे बहुत विनती करी। मुझे बार बार बस वेट करने को बोलते थे कि हाँ हम देख रहे हैं, वेट कर लो बाहर। एंड मैं उस गर्मी के मौसम में बाहर बैठा रहता था, एंड बैठ के पता क्या करता था, एनसीईआरटी की मैथ सॉल्व करता था क्लास 11 में। सोचो, गर्मी में तुम स्कूल के बाहर बैठे हो बिना पंखे के, पसीने में, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो कॉलेज चाहिए। एंड दुनिया तुम्हारे पीछे लगी है तुम्हें उस कॉलेज को नहीं दिलाने से, लेकिन तुमने तो ठान रखी, तुम तो लेके रहोगे। जब फाइनली प्रिंसिपल सर को टाइम मिला मेरे से बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड मुझसे बोला, बेटा तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? पूरी क्लास 11 निकल चुकी है, तुमने एग्जाम दे दिए हैं, एंड अब 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है सब बच्चों को। दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रिंसिपल सर ने एंड टीचर्स ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। मैं प्रिंसिपल के कैबिन में खड़ा रहा, एंड जब उन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिटरली आंसू आ गए। मैंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन उस दिन सारी तरकीबें फेल हो गई, एंड मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं तो एक ही सपना देखा था अपनी कच्ची उम्र में, एंड जब तुम उस सपने को 2400 घंटे लगाने के लिए दे सकते हो, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलता है कि वो तुम्हारा सपना सच हो ही नहीं सकता है, तब वो यहाँ लगता है। पर वो दिन मैंने हार नहीं मानी। मैं फिर बाहर जाकर बैठ गया गर्मी में, मैं सॉल्व करता रहा। लोग बोलते रहे कि कुछ नहीं होगा, तुम मत बैठो यहाँ पे, चले जाओ अपने घर, बट मैं बैठा रहा। जब कोई पूछता कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैं उनसे बोलता मैं मैथ्स लेकर रहूंगा। फाइनली मुझे एक मैम मिली जिन्होंने मुझे कुछ भरोसा दिया। उन्होंने बोला कि हम ये कर सकते हैं कि हम तुम्हें मेडिकली अनफिट घोषित कर देते हैं फॉर फिजिकल एजुकेशन, एंड फिर शायद हमारा एजुकेशन बोर्ड मान जाए कि तुम अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन टू मैथ्स। ये सब शायद था, कुछ भी फिक्स नहीं था, कुछ भी पक्का नहीं था, बट मुझे एक होप मिल गई थी, एक उम्मीद मिल गई थी। फाइनली वो सारी प्रोसेसिंग हुई, एंड मुझे PCMB सब्जेक्ट मिल गया। एंड फिर अब मेरे और मेरे सपने के बीच में केवल एक चीज़ बची थी, वो थी मेरी मेहनत।
अब इन सब के बाद ये बात पूरी कोचिंग में फैल गई एंड लोग बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कारण तो शायद तुम समझ ही चुके होगे। उनको पता था कि मुझे मैथ्स मिल गई है एंड अब मुझे 11th-12th की मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में मुझे नीट की भी तैयारी करनी है एंड ये लड़का कर नहीं पाएगा। तो उसकी मैथ्स भी गई एंड अब ये नीट भी ढंग से क्लियर नहीं कर पाएगा। इवन मेरे दोस्त तक ने मेरे को मुंह पे आके ये बात बोली थी कि तूने तो मैथ्स लेके अपना काम बेकार कर लिया, अब तो तू नीट नहीं कर पाएगा। पर उन्हें क्या पता था, अगर बायो मेरी वाइफ है तो मैथ्स मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मैं कैसे ना कैसे टाइम निकाल ही लूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। जस्ट किडिंग। अब इस समय ऐसा नहीं था कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक होता है ना सबकी लाइफ में, 4 लोग कुछ भी बोले लेकिन उस एक इंसान के लिए तुम अलग हो। उसे मतलब नहीं था किसी से भी एंड वो था हमारे कोचिंग का डॉन सर्वज्ञ जैन। उससे कम्पीट करने का किसी के भी कोचिंग में दम नहीं थी एंड वो हर टेस्ट में फर्स्ट आता था। उसने पीसीएम क्लास 11 से ही साथ में ले रखी थी एंड उसका भी गोल था IISc बेंगलोर। जब मैंने 12th में मैथ्स ली तब मैंने 11th की मैथ्स थोड़ी बहुत 10th में भी पढ़ रखी थी एंड जो एक्चुअल मैथ्स मुझे नहीं आती थी उसको कवर करने में सर्वज्ञ ने मुझे बहुत हेल्प करी थी। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने लैंडलाइन से उसको कॉल लगाता था, दिन में 10 बार कॉल लगाता था, 10 बार मुझे उठाता था एंड मेरा डाउट क्लियर करता था, जिसकी वजह से मेरी मैथ्स की जर्नी एकदम स्मूथ गई। एंड अगर मैं तुम्हें अपने मैथ्स के मार्क्स बोर्ड में बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे एंड उसका पूरा क्रेडिट सर्वज्ञ जैन को जाता है। तो सर्वज्ञ भाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस, तो तुझे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड जीवन भर तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। अब धीरे धीरे 12th का भी मेजर पोर्शन बीत गया था एंड फिर आ गया था जनवरी। अब जनवरी में सर्वज्ञ जेई मेंस को टारगेट कर रहा था एंड उसके साथ लगे लगे मैंने सोचा कि मैं भी जेई मेन देके देखता हूँ। सो हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी एंड जनवरी का जेई अटेम्प्ट दिया, जिसमें कि मेरी परसेंटाइल आई 97.16 एंड मैथ्स में मेरे मार्क्स थे -20। अब इससे अगर तुम एक टेंटेटिव रैंक कैलकुलेट करते हो तो वो आती है अराउंड 25,000, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड मुझे अंदर से थोड़ा सा धक्का सा लगा था, क्योंकि जहां मैं एम कर रहा हूँ 200 रैंक, वहां किसी की 25,000 आती है तो बुरा तो लगेगा। बट मुझे यकीन था कि सेकंड अटेम्प्ट में इसको जरूर सुधारूंगा एंड फिर मैं इसके पीछे लग गया। अब इस टाइम के कुछ ही टाइम बाद हमारे बोर्ड्स आ गए मार्च में एंड फिर फरवरी में मैंने केवल मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाया, क्योंकि बाकी सब तो हमें वैसे भी आता था। फिर हमारे मार्च में बोर्ड एग्जाम हुए एंड अभी भी मुझे याद है हमारा सेकंड लास्ट पेपर था जिसकी छुट्टी हो गई थी एंड फिर हमारा केवल आखिरी पेपर बचा था। मेरा था मैथ्स एंड बाकी मेरे दोस्तों का था फिजिकल एजुकेशन। एंड फिर मेरे दोस्त आके मुझे बोलते हैं तेरी तो बहुत बुरी फटी पड़ी होगी। अब उनका शक लाजमी भी था, वो बायो के जो ठहरे, बट मैंने उन सब पे किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं आया, मैंने अपना मैथ्स का एग्जाम दिया 3 घंटे का एंड मैं चुपचाप चला गया। एंड मजे की बात ये हुई कि मेरे मैथ्स में आया 95 आउट ऑफ 100। वहीं पर मेरे दोस्त जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा था, किसी के आया 90, किसी के आया 92 एंड इस वजह से मेरे उनसे बोर्ड्स में एग्रीगेट ज़्यादा बना, जस्ट बिकॉज मैंने मैथ्स ले रखी थी एंड मैंने उसमें उनसे आउट परफॉर्म कर दिया इन कंपेयर टू देयर फिजिकल एजुकेशन मार्क्स, जो कि मेरे लिए बहुत क्रेजी था एंड एक तरीके से मेरी जीत थी ओवर एवरीथिंग। बोर्ड्स खत्म के बाद मेरा अगला टारगेट था जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट। मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था क्योंकि अगले महीने मेरा नीट का एग्जाम था, तो मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जितना थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा था एंड बाकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करी एंड मैं देने चला गया एंड टू माई सरप्राइज मेरे मार्क्स आए 99.45 परसेंटाइल, मतलब कि 6000 ऑल इंडिया रैंक एंड मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड था अपनी रैंक के साथ, क्योंकि मैं जेई मेन एज सच एम नहीं कर रहा था। अब इसी बीच मैंने 12th में KVPO दिया था अराउंड अक्टूबर के टाइम पर, जिसका रिजल्ट आता है, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, बट टू माय सरप्राइज वहां पर मेरी ऑल इंडिया रैंक आती है 1000 एंड एक बार फिर से मेरा IISc का सपना चूर चूर हो चुका होता है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम अभी तक दिए होते हैं किसी में भी ऑल इंडिया रैंक मेरी 200 के आसपास नहीं होती है। तो जिस पार्थ की 11th क्लास में ये ईयर 400 आई थी, उसकी 12th क्लास में ये ईयर 1000 आई एंड ये वो एक ऐसी यॉर्कर थी जो मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं करी थी। उस रिजल्ट को देखने के बाद मैं फिर से चूर चूर हो चुका था, मैं फिर से डिप्रेसिव स्टेट्स में जाने लगा था एंड अब कुछ बहुत अनरियल ही मुझे बचा सकता था। देखो ऑलरेडी मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उस कॉलेज में जाऊं एंड अब जब मैं अपनी एलिजिबिलिटी ही नहीं बना पाऊंगा उस कॉलेज में जाने की, तो अल्टीमेटली मुझे अपने घर वालों की वैसे भी माननी पड़ेगी। अब IISc में जाने के लिए तुम्हें 200 ऑल इंडिया रैंक लानी है, चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो। जेई में मैं नहीं कर पाया, KVPO में मैं नहीं कर पाया, तो अब जो एग्जाम मेरे पास बचा था वो था नीट। अगर मैं नीट में 200 के आसपास ऑल इंडिया रैंक ले आता हूँ तो मैं IISc जा सकता था। सोचो तुम कि नीट के केवल 15 दिन बचे हुए हैं एंड तुम पूरे तरीके से टूट चुके हो एंड अब तुम एम कर रहे हो कि तुम्हें 200 ऑल इंडिया रैंक के अंदर लाना है नीट के अंदर। वो अनरियल था, उसको तुम अनरियल कह लो, उसको तुम ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, बट इट वॉज देयर ऑन द टेबल। मैंने खुद से बहुत जोर जोर से अंदर कहा मुझे 200 रैंक लेके आनी है, चाहे कुछ भी हो, समुद्र उफान पे आ जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करके दिखाना है। ये डू और डाई है, ये मैंने खुद से बोला। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी मेहनत नहीं करी हुई जितनी मैंने लास्ट के 15 से 20 दिन में करी। वो टाइम मेरे लिए एंजाइटी से भरा था एंड जितना मैंने उस लास्ट के दिनों में घिसा है ना, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन 20 दिन थे, पर उन 20 दिनों ने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ। मैं नीट के डेली 2-2, 3-3 पेपर सॉल्व करता था, PYQs लगाता था, बैठ के टाइमर के हिसाब से एग्ज़ाम देता था
एंड बैठ के आंसर की जब मैं मिला लेता था, उसके बाद जो मेरे मार्क्स आते थे उससे मैं इंटरनेट पे जाके रैंक सर्च करता था कि इतने मार्क्स पे उस पर्टिकुलर एग्जाम में कितनी रैंक आई है। कुछ पेपरों में वो 200 के पास आती थी, कुछ में वो 1000 के पास आती थी, कुछ में 1500 के पास आती थी, एंड कुछ में टॉप 100 के अंदर भी आती थी। बट बहुत कम ही ऐसे पेपर होते थे जिनमें वो 200 के पास आती थी, जो मेरा सपना था। बट मैंने तो ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक सकता। डू और डाई, दैट्स इट। तुम्हारे लिए भले ये चीज़ शायद 15,000 20,000 रैंक हो, मेरे लिए 200 रैंक थी। नीट का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया एंड मेरी रैंक बनी 223। मुझे याद है जिस दिन वो रिजल्ट मैंने खोला था अपने आईडी पासवर्ड डाल करके, एंड वो स्क्रीन पर चमका था, मैं ज़्यादा खुश नहीं था पर मैं ज़्यादा दुखी भी नहीं था। मैं सेटिस्फाइड था जो मुझे मिला था उससे, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी रैंक से सेटिस्फाइड था, मैं अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड था। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 साल लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उस 3 घंटे के अंदर उस मेहनत को वो शो नहीं कर पाते, पर मैं शो कर पाया था। बट मेरे ड्रीम कॉलेज का क्या वो मुझे मिल सकता था? उस साल उसका कट ऑफ पड़ा 220। 3 रैंक, सोचो 3 रैंक से मैं रह गया। तो क्या ये एंड था, सब खत्म? नहीं, नॉट येट। ISC बेंगलोर के कट ऑफ में हर साल एक चीज़ देखी गई थी। कुछ सालों में वो इंक्रीज होता था जब उनकी सीट्स नहीं भरती थी, एंड पिछले साल उनका कट ऑफ 220 था जो बाद में 240 कर दिया गया था। तो मुझे एक बहुत स्मॉल होप थी कि शायद इस साल भी ये चीज़ हो सकती है। अगेन हर साल नहीं होती थी, तो अगेन बहुत सारे चांसेस थे कि नया हो, एंड इसके लिए मुझे 1 महीने तक वेट करना था। सोचो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज अटक चुका है केवल 3 रैंक से। वो 3 रैंक कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि 670 मार्क्स 219 रैंक वाले के भी आए थे, वो बस इसलिए तुमसे आगे क्योंकि उसके बायो में तुमसे मार्क्स ज़्यादा है। तुम्हारे बराबर मार्क्स वाला केवल कुछ मैथमेटिकल चीज़ों की वजह से तुम आज 3 रैंक से रह गए। अब मैं क्या मुंह दिखा के अपने पेरेंट्स के साथ वेट कर रहा हूँ, तुम सोचो क्या हालत होगी मेरी। बट एनीवे, मैंने 1 महीना वेट किया एंड देन वो हुआ जिसके लिए मैं इतने सालों से मन्नतें कर रहा था। द कट ऑफ इंक्रीज टू 240। मैंने ISC में कॉल घुमाया, डीन से बात करी, एंड दे सेड यस यू कैन कम एंड एनरोल इन आवर UG प्रोग्राम। ये लाइन सुनने के लिए मैं तरस चुका था। मैं नीचे उतरता हूँ, अपने पापा को इसके बारे में बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी सारी लड़ाइयाँ जो मैंने पिछले 2 साल में करी थी सब वर्थ इट थी। मैं अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान लेकर के अपने पापा के पास जाता हूँ एंड उनको इसके बारे में बताता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि फाइनली मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, एंड मैं मेरे ड्रीम कॉलेज ISC बेंगलोर, जो कि इंडिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं इसके आगे बोल ही रहा होता हूँ कि एकदम से आवाज़ आती है नहीं। उसके बाद पूरी रूम में खामोशी होती है एंड मेरे दिल को एक जोर का झटका लगता है। मेरी फैमिली ने मुझे ISC बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने मेरे से बोला कि तुम कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाओ। एंड वापस उस प्रिंसिपल की तरह जब मैं उनके कैबिन पर खड़ा था, रो रहा था, मेरी भी हालत कुछ वैसी ही हो जाती है। मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। मैंने सब के लिए सब कुछ किया, सब कुछ जो मैं कर सकता था अपनी लाइफ में, सब त्याग दिया था मैंने। मूवीज देखना बंद, मेरे पापा मम्मी हैंग आउट करने जाते थे, भाई छोटा भाई था, सब जाते थे घूमने, मैं नहीं जाता था। मैं बैठ के घर पे मैथ्स पढ़ता था, क्योंकि मेरा गोल था सामने, मेरा कॉलेज था सामने, मेरे को उसकी फ़ोटो दिखती थी। मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए था, वो लोग होंगे, रिसर्च होगी, आइडियाज़ पे बातें होंगी, एक माहौल होगा, मुझे वो चाहिए था। पर तुम नहीं जा सकते। जैसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में कि बीटेक कर लो, उसके बाद जो करना है करना। मेरे पापा ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, लिटरली कागज़ पर सिग्नेचर हुआ, तुम्हें MBBS के बाद जो करना है तुम करना, तुम्हें इस कॉलेज में जाना है तो MBBS के बाद चले जाना, पर अभी तुम्हें इसी शहर में रहना पड़ेगा, ग्वालियर में रहना पड़ेगा। जब मैंने YouTube चैनल खोला था तो कमेंट सेक्शन में एक सवाल रहता था, काफ़ी ज़्यादा रहता था, कि भैया आपकी इतनी अच्छी रैंक पर भी आपने ग्वालियर क्यों चूज़ किया? एक एवरेज कॉलेज, एक कॉलेज जिसका कट ऑफ मेरे मार्क्स से 100 मार्क्स कम गया था, मेरी रैंक 223 और यहाँ की कट ऑफ 20,000 रैंक, क्यों किया आपने? उसका रीज़न यही था। उस दिन कई घंटों सब रोते रहे, डिस्कशन चलता रहा, एंड फाइनली यही डिसाइड हुआ कि तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो किसी एक पर्टिकुलर सपने के लिए, तो सपने अधूरे रह जाते हैं। जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, जिसके लिए मैंने 10th क्लास से अपना देना चालू किया था, जिसके लिए मैंने कईयों के खूब ताने झेले थे, गर्मी में प्रिंसिपल के कैबिन में बैठा 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर किया, नीट में ये 223 अचीव करा, ऑल फॉर अ बिग नथिंग, सब जीरो, बिकॉज माई पेरेंट्स सेड नो।